क्लास 10 के मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्लास 10 के जो भी साइंस का सेक्शन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स है चैप्टर वाइज उसको हम देखेंगे इस चैनल पे। और साथ ही साथ उसका जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा मैं चैप्टर वाइज करवाते जाऊंगा, उसी के साथ साथ करवाते जाऊंगा। जो खास करके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया वो सारा मैं करवाऊंगा, है ना। तो मैं केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पे आज चलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो भी ऑब्जेक्टिव्स है मैं देख लेता हूँ और आप भी देखते जाएं और साथ ही साथ हो सके तो नोट भी कर लें, है ना। तो सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक जो पदार्थ होता है उसका संरचना एवं उसके गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं इसमें, है ना। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों के संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके जो परिणाम होता है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो रसायन विज्ञान कहलाता है वो, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान का जो पिता है एंटोनो वान लेवुजियर है ना। इनको आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक केमिस्ट्री का जो है पिता कहते हैं खास करके, है ना। तो इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो इसमें आप जैसे देख रहे हो H2 और Cl2, ये दोनों आपका हो गया अभिकारक। जबकि ये जो 2HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, ये मेरा बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो प्रतिफल के रूप में हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, है ना। ये मेरा क्या है, प्रतिफल है। ये क्या है, प्रतिफल है ये हमारा, ठीक है ना। तो जो HCl में एच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बना है ये क्या है, प्रतिफल है। आगे पढ़ेंगे कह रहे चूना पत्थर को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हमको कैल्शियम ऑक्साइड CaO मिलेगा और साथ ही साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है जो क्या है, आग को बुझाने में मदद करता है। अगर हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। साथ ही साथ कह रहा है अगर चूना पत्थर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस प्रवाहित किया जाता है, अगर चूना जल है, सॉरी, चूना अगर जल है ना, चूना जल में अगर हम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर जो चूना जल में रहे ना वो कैसा रंग का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है। तो बात समझ आओ कि अगर चूना जल है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकले उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। उसी प्रकार से जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से देने की आवश्यकता हमको पड़ता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमको क्या ऊष्मा है जो बाहर से देना पड़ जाए, है ना। बाहर से अगर देना पड़ता है तो इसे हम बोलते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। कुछ कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसको हमको गर्म करना पड़ता है। जैसे अभी कैल्शियम जो चूना पत्थर था उसको गर्म किए, CaO CO3 को अगर हम गर्म किए और गर्म करने पे हमको क्या मिला, CaO मिला प्लस CO2 मिला, है ना। तो कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे भी होते हैं जिसको हमको क्या गर्म करना, रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसको गर्म करना पड़ता है तब जाकर के वो रासायनिक अभिक्रिया कर पाती है, ठीक है ना। कराए रासायनिक अभिक्रिया में गैसों के बाद का जो चिन्ह होता है ऊपर की ओर ऐसे करके दिखा देते हैं, तीर लगाते हैं ऊपर की ओर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। जबकि जो प्रतिफल मेरा बन गया जैसे CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको तीर नीचे की ओर दिखाए क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या होता है कि प्रतिक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। तो जमा होकर के क्या होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा, इसलिए इसको नीचे की तीर तरफ करके दिखाते हैं। आगे है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया
की गति को या तो तेज कर देगा या धीमा कर देगा। वो उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है, उत्प्रेरक कैसा है। उत्प्रेरक क्या करता है, उसकी गति को कम या तेज कर सकता है, ठीक है ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि वो उत्प्रेरक है किस प्रकार का। आगे पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा क्या अलग किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक, जैसे यहाँ पे H2 प्लस Cl2 लिखे तो इससे मेरा क्या बनेगा, HCl बनता है ना। तो HCl बनता है, इसको बैलेंस करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह द्वारा क्या है, इसको अलग किया जा रहा है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक और प्रतिफल उसका होता है उसको हम तीर के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। रासायनिक अभिकारकों एवं प्रतिफल के चिन्ह के बीच धन चिन्ह दिया जाता है ना। धन चिन्ह से उसको क्या अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे H2 और Cl2 है, इसको आप देख रहे हो कि दोनों अलग अलग अभिकारक है, तो इसको प्लस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। उसी प्रकार से अगर कुछ वैसा प्रतिफल भी बनता है जो अलग अलग हो तो उसको बिल्कुल क्या है कि प्लस वाला चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो मौलिक गुण से उसका क्या होता है, गुण बिल्कुल भिन्न होता है। जो कोई भी पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पे H2 और Cl2 ये दोनों गैस है, और दोनों गैस आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक लिक्विड है, जबकि ये दोनों के दोनों H2 और Cl2 दोनों दोनों गैस है। तो इसका जो मौलिक गुण है से इसका जो नया पदार्थ बना उसका बिल्कुल गुण जो है बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसमें जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, बिल्कुल पदार्थ मौलिक गुण से भिन्न होता है। अगला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है लेवोजियर द्वारा दिया गया था, जिसमें बताया गया था कोई भी पदार्थ अगर जितना हम रासायनिक अभिक्रिया में उसको भाग लेता है पदार्थ, प्रतिफल उतना ही हमको मिलता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो दो कार्बन डाइऑक्साइड, दो गो हाइड्रोजन है और दो गो क्लोरीन है। इसके फलस्वरूप जो मेरा HCl बनता है वो 2HCl के रूप में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दो गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन यहाँ पे। तो इस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि कोई भी जितना पदार्थ खर्च होगा उतना ही पदार्थ हमको मिलेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में अनुमान संतुलन विधि द्वारा आसान होता है उसको संतुलित करना। कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसको अनुमान विधि द्वारा हम क्या है संतुलित करते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करता हूँ, तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको मिलता है CaO मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कितना कैल्शियम है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक कैल्शियम है, कार्बन का एक अणु है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का 3 अणु है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कार्बन का तो कैल्शियम का एक अणु है, कार्बन का एक ही अणु है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन का एक अणु इधर है और बाकी दो अणु इधर है। तो इस प्रकार से क्या है, संतुलित है। तो संतुलित है तो हमको किसी प्रकार का संतुलन करने की इसमें जरूरत नहीं। लेकिन कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे भी होते हैं जो संतुलित नहीं होते, तो उसको हमको क्या प्रॉपर संतुलित करना पड़ता है। उसको अनुमान द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके हम संतुलित करें, 3 से करें, ये सारा करना पड़ता है। आगे है आपका एक मोल जो होता है, एक मोल बराबर होता है 6.23 गुना 10⁻23 होता है। जबकि अगर आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मोल का जो आयतन होता है करीब करीब 22.4 लीटर होता है ना। और मोल जो होता है किसी भी पदार्थ का कुल अनुभार या आपका कह सकते हैं भार होता है या अनुभार होता है ना। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे बात है ना। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से देखिएगा क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है ना। करा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में हम संयोग कराते हैं तो उसके पदार्थ जो नया पदार्थ बनता है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना।
वैसे अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में क्या हो, मिले, आपस में संयोग करे, उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों आपस में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2 का निर्माण करता है ना। उसी प्रकार से आप आगे देखोगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक के बड़ा अणु, यौगिक का कितना अणु होना चाहिए, बड़ा, और वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है, या सरल यौगिक में टूट जाता है ना, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, CO3 सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे हमको क्या मिलेगा कि CaO मिल जाता है, और साथ ही साथ हमको मिलता है CaO के साथ साथ मिल जाता है CO2 मिल जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है ना। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वैसे बोलेंगे जिसमें कोई बड़ा अणु है ना, यौगिक का बड़ा अणु हो जो टूट करके दो सरल यौगिक बन का निर्माण करे, उसको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। धातु के ऑक्साइड के विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान धातु जो होता है कैथोड पे, यानी ऋण जो कैथोड होता है माइनस वाला होता है ना, इस पे जमा होता है, तथा जो तुम आपका जो ऑक्साइड ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन वगैरह या फिर कोई भी गैस वगैरह जो हो गया है ना, माइनस वाला हो, एनोड यानी प्लस पे जमा होता है, एनोड जो होता है प्लस के तौर पे होता है, इस पे मुक्त होता है। जैसे कारण देखिए यहाँ पे विद्युत का जो विद्युत के धनात्मक ध्रुव को हम बोलते हैं एनोड, और जबकि ऋणात्मक ध्रुव को हम लोग बोलते हैं कैथोड बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि विद्युत का जो मेरा खास करके जो बैटरी का जो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है, उसको हम डिनोट करते हैं किस प्रकार से, धन वाला को एनोड और जबकि ऋण वाला को कैथोड कहते हैं, है ना। आगे आप देखोगे जल वैद्युत अपघटन। जल वैद्युत अपघटन में जल और हाइड्रोजन जो है उसको वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा क्या है, तोड़ा जाता है, उसके फलस्वरूप जो जल है और हाइड्रोजन है वो दोनों अलग अलग हो जाता है, और उसमें हाइड्रोजन आपका जो प्लस वाला होता है कैथोड पे मुक्त हो जाता है, जबकि जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस वाला, माइनस आयन इसमें होता है, इसलिए ये धन ध्रुव एनोड पे मुक्त हो जाता है। आपका जो एक हाइड्रोजन होता है प्लस वाला होता है, प्लस आयन होता है, इसमें माइनस आयन होता है, तो माइनस आयन होने का ये जो ऑक्सीजन है आपका ये एनोड पे मुक्त होता है, और जबकि ये जो आपका है ये कैथोड पे मुक्त होगा। कहाँ मुक्त होता है, कैथोड पे मुक्त होता है, ठीक है। आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो पॉप की आवाज के साथ जलता है, हाइड्रोजन जो गैस है पॉप की आवाज के साथ जल उठता है ना। जब हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम आग ले जाते हैं तो वो क्या है, पॉप की आवाज के साथ जलता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया के किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कह सकते हैं हम सीधा सीधे कि कोई किसी भी परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु के जो अणु और परमाणु होते हैं उसको विस्थापित कर दिया जाता है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल से देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। जैसे यहाँ लोहा है Fe और CuSO4 कैल्शियम सल्फेट है ना, CuSO4 कैल्शियम सॉरी कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, तो इस पे तो प्लस आयन होता है, इस पे प्लस आयन होता है, और जबकि इस पे माइनस आयन होता है। लेकिन इसमें हमको आयन से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है कि जो लोहा है ना या फिर जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है कि कम क्रियाशील तत्व के जो सल्फाइड होता है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, यहाँ पे फेरस सल्फाइड का निर्माण करेगा, और जबकि जो आपका जो कॉपर है
इसको क्या करेगा, निक्षेपित कर देगा, वो आपका तल में जमा हो जाएगा, है ना। यहाँ आप देख सकते हो कि विस्थापन अभिक्रिया में दो अधिक क्रियाशील तत्व क्या अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों के क्या है, विस्थापित कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आयन आयन पे डिपेंड करता है कि दो यौगिक है, उसका आयन क्या है, आपस में आदान प्रदान कर लेता है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें आप देख सकते हो NaCl, तो ये तो आपका जो सोडियम है, सोडियम धातु है, जबकि क्लोरीन अधातु, इस पे ऋण आयन होता है। धातु पे हमेशा धन आयन होगा, जो धातु होता है उस पे हमेशा क्या होता है, धन आयन प्लस होता है, जबकि जो अधातु होगा, है ना, उस पे हमेशा आपका माइनस ऋण आयन होगा। तो इस बात को आप नोट करके रखोगे, ध्यान में रखोगे। कह रहा है कि AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये जब आपस में क्रिया करता है तो इसका जो Ag है क्लोरीन के साथ है, अभी Ag है जो क्लोरीन को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, और जबकि जो आपका सोडियम है NO3 नाइट्रेट को अपने ओर आकर्षित करता है, और इस प्रकार से AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जिस अभिक्रिया के प्रतिफल के रूप में ठोस पदार्थ मिलता है उसको हम बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में हमको मिलता है उस विलयन से पृथक हो जाता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो प्रतिफल हमको किस रूप में मिले, ठोस के रूप में मिल रहा है ना, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वो अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो NaCl और AgNO3 सेम ऊपर वाला ही है ना। इसमें सिर्फ यह आयन को नहीं दिखाया गया, आयन नहीं दिखाया गया, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे आयनन अभिक्रिया हमको दिखाना नहीं है, सिर्फ क्या अवक्षेपण अभिक्रिया दिखाना है। तो यहाँ पे NaNO3 बन जाता है और AgCl बन जाता है। AgCl जो हमको मिलेगा एक दही जैसा सफेद अवक्षेप बनाता है, दही जैसा सफेद अवक्षेप बनाता है। ठीक है ना, ये भी बात को आप रखोगे, याद रखोगे कि Ag जो Cl होता है दही जैसा अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया या पृथक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आगे है जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न है ना, वो अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको बोलते हैं हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाकर के जब लाइट में हम अगर प्रकाश में इसको छोड़ देते हैं तो प्रकाश में छोड़ने से क्या है, HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। पौधा भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करके ही अपना भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। जो भी पौधा आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करके ही अपना जो भोजन है बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया भी बोलते हैं। इसमें आपका जो पौधा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ये और प्रकाश, साथ में क्या होगा, प्रकाश होगा, और साथ में इसको चाहिए क्लोरोफिल, है ना। ये चारों चीज मिल करके क्या है आपका ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन का निर्माण करता है जो पौधा द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है। जो आप लोग फोटोग्राफी वगैरह होता है, फोटोग्राफी उसमें जो आप देखते हो सिल्वर जैसा कलर है, वो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण उस पर चमक आता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो परत है वो लपेटा जाता है। ठीक है। ऑक्सीकरण को हम लोग अपचयन भी बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें क्या हो, किसी भी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन या तो संयोग करेगा या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद रखेंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है कि ऑक्सीकरण या उपचयन वैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या है, किसी भी तत्व या यौगिक के ऑक्सीजन का संयोग हो जाए या फिर हाइड्रोजन का वियोग हो जाए, निष्कासन हो जाए, है ना। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कार्बन है और आपका ये ऑक्सीजन है, ये दोनों को जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जबकि इसमें आप देखोगे Zn और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें आप देखोगे कि जो जिंक है ZnCl बना है और हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन जो गैस था यहाँ, हाइड्रोजन उसका निष्कासन हो गया और निकल करके क्या है, स्पेस में निकल करके उड़ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। इसके जस्ट अपोजिट उल्टा होता है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग करे और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए, ऑक्सीजन निकले, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। इसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये दोनों आपस में मिला, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन का निष्कासन हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, तो वो एक अवकरण अभिक्रिया है। अगला है जब ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया अगर साथ साथ घटे, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या हो, साथ साथ एक साथ हो, है ना, तो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, है ना, और H2 हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में संयोग करता है। तो संयोग करने से हमको क्या है कि कॉपर अलग हो जाता है और और कॉपर अलग होकर के क्या है, H2O का निर्माण करता है, कॉपर ऑक्सीजन अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का जो है संयोग हुआ है ना, ये संयोग हुआ है, तो ये अवकरण अभिक्रिया हो गया। जबकि आप यहाँ पे नीचे अगर देखो, यहाँ इससे इसके इसमें देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला है ना, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है, तो ये एक हो गया अवकरण अभिक्रिया, है ना। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन संयोग किया है, इसलिए ये क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन भी क्या है, संयोग किया है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं अवकरण अभिक्रिया है। हमारे भोजन में मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यही जो है अब घटित होकर के क्या है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना। ये आपका हो गया ग्लूकोज C6H12O6, और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, उससे ये आपका क्या बन जाता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन होगा, सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो हमको क्या निर्माण करके देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और कुछ मात्रा में हमको क्या है, ऊर्जा देता है ना। भोजन वायु से के संपर्क में रहने से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे भोजन जो है स्वाद में अप्रिय या बासी हो जाता है। तो जो भी भोजन क्या है, ऑक्सीकृत होने के कारण क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भोजन किस कारण से बासी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ऑक्सीकरण होने के कारण खराब हो जाता है।
वसायुक्त भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। जो वसायुक्त भोजन होता है खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज हम लोग करते हैं। अगला है संरक्षण, प्रकृति में होने वाली एक संक्षारण जो है प्राकृतिक में होने वाली एक रेडॉक्स अभिक्रिया है ना। जो संक्षारण में कोई भी पदार्थ नष्ट होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण होता है, जैसे लोहा का खराब हो जाना है ना। ये सारा जो है आपका संक्षारण, अचार का खराब हो जाना संक्षारण के कारण होता है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण होता है। आपको पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ चलता है। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर हमको ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है। किसी पदार्थ को अगर हम ऑक्सीजन में जलाएं, जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो जलाने से हमको क्या है, ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी साथ साथ में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश तो मिलेगा ही मिलेगा। घर में आप लोग जलाते हो लालटेन दिया है ना, या फिर लकड़ी वगैरह जलाते हो, ये क्या जलाने पे हमको क्या है, ये सारा मिलता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के अलावा किसी अन्य गैसों में भी जलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है ना। MgNO, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को जलाया जाता है तो Mg3n2 और साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश देता है। किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो हमको ऊष्मा और प्रकाश मिल जाता है। उसी प्रकार से मोमबत्ती को तो हम अगर ऑक्सीजन में तो जला ही सकते हैं, उसके अलावे मोमबत्ती को हम क्लोरीन में जलाते हैं तो क्लोरीन में जलाने पे हमको हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है ना। मोमबत्ती का फॉर्मूला होता है C25H52 है ना। इसको क्लोरीन गैस में अगर हम जलाते हैं तो जलाने के फलस्वरूप हमको कार्बन मिलेगा और कार्बन के अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे कर रहा है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है उसे दहन का अपोषक कहते हैं। जो पदार्थ क्या है, किसी भी पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता अर्थात आग को बुझा देता है, उसको हम बोलते हैं दहन का अपोषक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहीं भी अगर आग जल रहा है वहां छोड़ दिया जाता है तो आग बुझ जाता है। आप सब जनरली देखे होंगे कि कहीं आग लग जाता है तो अग्निशमन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो आ जा करके गैस छिड़क करके बुझा देता है। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे बोलते हैं दहन का पोषक बोलते हैं। तो देखिए आप इसमें ऑक्सीजन गैस में पदार्थ जलता है और नाइट्रोजन में भी जलता है और क्लोरीन में भी जलता है। ठीक है ना। तो जो क्या है पदार्थ को जलाने में मदद करता है उसको हम बोलते हैं दहन का पोषक बोलते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से आप देखोगे कि जो ज्वाला है, ज्वाला के मुख्य तीन भाग होते हैं। एक होता है केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल और तीसरा होता है प्रकाशहीन मंडल है ना। इसका हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र होता है। केंद्रीय मंडल जो होता है दहन क्षेत्र होता है, ये इसमें दहन जलने की क्रिया नहीं होता है। जो कोई भी लाइट वगैरह जलता है तो जनरली उसमें ज्वाला जो होता है उसमें तीन क्षेत्र में होता है केंद्रीय मंडल, जिसमें दहन का क्रिया नहीं होता। यह जो दहन की क्रिया नहीं होने के कारण क्या होता है, यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है, सबसे ठंडा भाग होता है। और इसका रीजन है जलने का नहीं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित रहता है। ऑक्सीजन गैस वहां पे अनुपस्थित रहता है, इस वजह से यह यहाँ दहन की क्रिया नहीं होता है। तो केंद्रीय मंडल में दहन का क्रिया नहीं होता है। प्रकाश मंडल जो है दूसरा नंबर में, प्रकाश मंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होता है, आपूर्ति जो है के कारण क्या होता है, दहन की अपूर्ण दहन होता है। अपर्याप्त आपूर्ति होता है, ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से क्या होता है अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण इसका रंग जो है हल्का पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीला मंडल भी बोलते हैं ना। इसका रंग पीला हो जाता है। इसका जो ताप होता है जनरली सामान्य ताप होता है, ना तो ज्यादा होता है ना ही कम होता है। जबकि प्रकाशहीन मंडल जो होता है आपका, यहाँ दहन की जो क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये बाहर वाला क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में मिलता है।
इस वजह से यहाँ पे दहन का क्रिया होता है, और इसके कारण दहन, पूर्ण दहन होने की क्रिया के कारण यहाँ इसका जो रंग होता है नीला होता है, और यह सबसे गर्म भाग भी होता है। तो जहाँ भी पूर्ण दहन का क्रिया होता है वो नीला क्षेत्र हो जाता है। जैसे आप लोग स्टोव वगैरह जलाते हो, या फिर गैस, घर में जो गैस जलता है, गैस चूल्हा, उसका जो कलर होता है जनरली नीला होता है। आगे देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती द्वारा बना हुआ प्रकाश का तीनों क्षेत्र है, जिसमें सबसे बाहर वाला जो आपका है नीला रंग है। यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होता है, O2 की क्या है, पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण यहाँ पे इसका रंग नीला है। जबकि बीच वाला जो भाग ये पीला वाला है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाता है, ढंग से नहीं पहुंच पाने के कारण इसका जो रंग है थोड़ा पीला होता है, और यहाँ पूर्ण दहन की क्रिया नहीं होता। इस वजह से ये इसका टेम्परेचर थोड़ा समान होता है, ज्यादा गर्म भी नहीं होता, नहीं ज्यादा ठंडा होता है। जबकि ये सबसे गर्म भाग है, ये आपका जो है सबसे गर्म भाग है। बाह्य भाग होता है जो पूर्ण दहन का क्रिया होता है, नीला होता है ना। और जो ये आंतरिक भाग है ना, ये आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग जो यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होता है, इस वजह से यहाँ दहन का क्रिया नहीं होता है। यह आदाय क्षेत्र भी कहलाता है। अगर हम मोमबत्ती को इस वाला इलाके में अगर हम ले जाते, मोमबत्ती के इस इलाके में अगर हम कोई माचिस का तीली वगैरह भी ले जाएंगे तो नहीं जलेगा, क्यों? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दहन का क्रिया होता नहीं है, इस वजह से माचिस वगैरह भी जलेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थों के दहन के तीन आवश्यक कारक हैं। सबसे जरूरी तीन कारक है कोई पदार्थ के दहन के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में पूछता है भी दहन के तीन आवश्यक कारक कौन कौन है। तो पहला है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, जैसे लोहा, लोहा हो गया, सॉरी लोहा, लकड़ी हो गया, फिर कोई भी जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, गैस सेज वगैरह जो जलता है, वो तो दाह्य पदार्थ की उपस्थिति बहुत जरूरी होता है। दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ का मतलब हो गया जो जैसे जिसमें वो जलता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब पोषक पदार्थ है। जबकि तीसरा चीज है कि न्यूनतम ज्वलन ताप की प्राप्ति है ना। कोई भी पदार्थ जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी को क्या है, जलने के लिए कम से कम एक निश्चित टेम्परेचर होता है, तब जाकर के वो जलना शुरू होता है। जैसे आप एक कागज को जलाओ तो कागज क्या तुरंत फटाफट आग पकड़ लेता है, जबकि आप वही किसी मोटा सा लकड़ी को जलाओ तो जलने में समय लगता है। तो सबका जो ज्वलन ताप होता है अलग अलग सबका होता है, कोई कम टेम्परेचर पे जल जाता है, कोई अधिक टेम्परेचर पे जलता है। अगला है जिस न्यून ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का न्यूनतम ज्वलन ताप कहते हैं। यानी जो कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पे जलना शुरू करते हैं, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जिस भी टेम्परेचर पे वो जलना शुरू कर देगा वो उसका न्यूनतम ज्वलन ताप कहलाएगा। अगला है रसोई घर में खाना बनाने के लिए हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका हम प्रयोग करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। कौन सा गैस का यूज करते हैं? एलपीजी का यूज करते हैं। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, इसका मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। ये जरूर से याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। आगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर के रिसाव का पता उसमें एक विशेष प्रकार के गंध युक्त रसायन जिसका नाम है एथिल मार्केप्टन, C2H5SH के प्रयोग से पता चलता है। जो हम सब के गैस में, अगर हम सब के घरों में जनरली अगर गैस लीकेज हो जाता है, उस लीकेज का पता एक विशेष गंध से पता चलता है। उस वो विशेष गंध आपका हो गया एथिल मार्केप्टन। इसी के कारण हमको पता चलता है कि गैस लीकेज हो रहा है। जबकि जो आपका C4H10 है ना, C4H10 जो है, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता, ब्यूटेन में किसी प्रकार का गंध नहीं होता है ना। इसमें आपको एथिल मार्केप्टन C2H5SH को मिलाया जाता है, तब जाकर के हमको गंध पता चलता है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। अब बाकी इसका जो MCQ क्वेश्चन होगा, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो प्रश्न जनरली पिछले साल पूछा गया, मैं वैसा ही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके लिए यूजफुल और लाभदायक हो, ताकि एग्जाम के पर्पज से किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और
सब्सक्राइब ये चैनल को कर लें, साथ साथ अपने दोस्त जो आपके जो सहपाठी पढ़ रहे हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।